बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 को शुरू करेंगे। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का जो मेन टाइटल है बुक का वो है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन को देखेंगे कि कैलकुलस से क्या मुराद है और एनालिटिकल ज्योमेट्री से क्या मुराद है। फिर हम फर्दर बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की जो बेसिक्स डेफिनेशंस हैं जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलकुलस क्या है। कैलकुलस जैसा कि नाम से जाहिर है ये कैलकुलेट करना किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स का, या वो मैथमेटिक्स की ब्रांच जो कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं कैलकुलस। लेकिन हम इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। कैलकुलस इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that involves the study of rates of change. Before calculus was invented, all math was static, but universe is constantly moving and changing. So where there is change or variable forces are acting, then calculus will be the right mathematics to apply. यानी कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है, किस चीज़ के बारे में बताती है कि रेट ऑफ चेंज जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर वेरिएबल फोर्सेस अमल कर रही हैं, या जहाँ पर कोई भी किसी किस्म का चेंज आ रहा है, तो वहाँ पर वो फार्मूलाज, वो बेसिक फार्मूलाज या वो बेसिक टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल में लाते हैं वो कहाँ से आती हैं, वो कैलकुलस से आती हैं। यानी कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो रेट ऑफ चेंज या जहाँ पर वेरिएबल फोर्सेस अमल करती हैं वहाँ पर जो राइट मैथमेटिक्स होती है या राइट मैथमेटिक्स की जो ब्रांच होती है उसका नाम कैलकुलस है। और जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में हमने देखा कि कैलकुलस की इन्वेंशन से पहले जो मैथमेटिक्स था वो सारा स्टैटिक था, यानी कि वो मूविंग नहीं था या वेरिएबल फोर्सेस के तौर पे वो अमल नहीं करता था। आप ये कह सकते हैं कि कैलकुलस एक तरह का अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमें मदद करता है, जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। अब इसमें हम किस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट हैं किताब के। पहला पार्ट है जो कैलकुलस के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम फंक्शंस हैं, लिमिट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इंटीग्रेशन है, वेक्टर्स हैं। अब ज़रा गौर करें, जो फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे ये भी चेंज के ऊपर है, लिमिट्स भी चेंज के ऊपर है, डेरिवेटिव भी चेंज के ऊपर है, इंटीग्रेशन भी चेंज के ऊपर है, वेक्टर्स भी चेंज के ऊपर है। तो ये सारी जितनी भी हम चीज़ों का पार्ट 1 में हमने जिक्र किया ये सारी चेंज के ऊपर बेस करती हैं। तो इसके ऊपर जो राइट मैथमेटिक्स होगी वो कैलकुलस होगी, जिसकी मदद से हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अब इसका एक दूसरा पार्ट है एनालिटिकल ज्योमेट्री का। अब इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें कोनिक्स शामिल है। कोनिक्स में क्या चीज़ें शामिल होंगी, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा और इलिप्स होगा। इस पर हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनालिटिकल ज्योमेट्री से क्या मुराद है। याद रखें, सबसे पहले जो मैथमेटिक्स थी उसको ज्योमेट्री में ढाला नहीं जा सकता था, यानी मैथमेटिकल इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली नहीं रिप्रेजेंट किया जाता था, या अगर ज्योमेट्री की कोई शक्ल हमारे पास मौजूद है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता था। लेकिन एनालिटिकल ज्योमेट्री आने से ये मसला सॉल्व हो गया। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री की बड़ी सादा डेफिनेशन ये है कि अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से ग्राफ बना सकते हैं या ग्राफ की मदद से आप ये बता सकते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो इसे हम कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ बाय मीन्स ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशंस upon symbols defined in terms of a coordinate system. It is also known as coordinate geometry. यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। और इसका मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह हमें पता है ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इससे हम ये सर्कल बना सकते हैं जो सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, 0 0 से होता है। y = mx + c हमें पता है,
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है कि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका ये ग्राफ है या इस ग्राफ की ये इक्वेशन है, तो इसे हम एनालिटिकल ज्योमेट्री कहेंगे। अब जिस तरह y इक्वल एक्स मॉडुलस है, इसका ग्राफ ये है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। अब आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 में इसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। जिस तरह मैंने वहाँ बताया था कि जो फंक्शन होता है इसमें दो चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी होता है, एक को हम इनपुट कहते हैं और एक को हम आउटपुट कहते हैं। द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी। यानी फंक्शन से सिंपल ये मुराद है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कितना डिपेंड कर रही है और किस तरह से डिपेंड कर रही है। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम नॉन एम्प्टी सेट्स की बात करते हैं। इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस that assigns each element in x in capital X a unique element y in capital Y. The set x is called the domain of function. The set of corresponding elements of y is called range. यानी जो दो सेट हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें जो सेट x का होता है, यानी जो पहला सेट होता है उसके जितने एलिमेंट होते हैं उसको रिलेट किया जाता है सेट y के साथ, और जो सेट x होता है जो पहले लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं डोमेन का सेट, और जो सेट दूसरे नंबर पे होता है उसे हम कहते हैं रेंज का सेट कहते हैं। नोटेशन: स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर इन्वेंटेड अ सिंबॉलिक वे टू राइट द स्टेटमेंट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल f ऑफ x। तो इसको सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन ने लिखा था, स्विट्ज़रलैंड के मैथमेटिशियन ने लिखा था जिसका नाम ऑयलर था। अब ज़रा गौर करें, एक सेट x है और एक सेट y है। हमें पता है ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। a जो है ये x में से है और इसको असाइन कर दिया हमने एलिमेंट स्मॉल x, b को स्मॉल y, c को स्मॉल c कर दिया हमने असाइन। याद रखें एक तो सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, उनके दरमियान f एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे? इसमें का बड़ा आसान है, पार्ट 1 में भी मैंने बताया था। इसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। पहले ये कि सेट x में जितने नंबर हैं, सेट x की जगह a भी हो सकता था, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे यूज़ हो जाए, यानी उनका कोई ना कोई जवाब आ जाए। फिर जो ये वाला नंबर है जिसको हम कहते हैं प्री इमेज और इसका कारस्पॉन्डिंग इमेज होता है, इसका सिर्फ इधर एक जवाब होना, यानी a अगर जवाब रखता है तो उसका एक ही इधर जवाब होना चाहिए। मसलन a का अगर x एक दफ़ा जवाब आ गया तो a का दोबारा y नहीं आना चाहिए या a का दोबारा z नहीं आना चाहिए। तो a हमेशा इस वाले एलिमेंट के साथ एक ही दफ़ा असाइन होना चाहिए। नो रेपिटेशन इन एनी एलिमेंट ऑफ x। जो x के सेट के अंदर एलिमेंट उनमें कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी दो दफ़ा उसको एलिमेंट या जवाब असाइन नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि f जो है वो x से y तक एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन को एक मशीन के तौर पे भी डील किया जाता है। अब मान लें कि फंक्शन एक मशीन है, जब आप इसमें कोई इनपुट करेंगे तो उसका हमें आउटपुट निकल आएगा। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपके सामने। फ़र्ज़ कर लें ये एक आटे वाली मशीन है, फ्लोर मिल है। अब क्या करेंगे, जब आप इसमें डालेंगे, वीट को डालेंगे, तो फंक्शन होने के बाद हमें किस सूरत में वो चीज़ मिलेगी, आउटपुट उसका क्या मिलेगा, हमें फ्लोर की सूरत में मिलेगा, आटे की सूरत में मिलेगा। तो फंक्शन एक मशीन के तौर पे वर्क करता है। वेरिएबल एक्स इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट, ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट कहलाता है, और जो आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट के ऊपर। वेरिएबल ऑफ एक्स एंड द वेरिएबल वाई इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वाई होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब फंक्शन की हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 में, थोड़ा थोड़ा मैं और बता देता हूँ। इनटू फंक्शन क्या होता है, अगर तो पहले फंक्शन है कोई f x से y तक फंक्शन है, तो रेंज ऑफ f अगर b का सबसेट है तो उसे हम कहते हैं वो इनटू फंक्शन है। उसके बाद ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन है, अगर रेंज फंक्शन की b के बराबर आ जाती है, यानी दूसरे सेट के बराबर आ जाती है जो हमने y लिया था, उसे हम कहते हैं कि वो सरजेक्टिव है। 1 इनटू फंक्शन, अगर हमारे पास एक फंक्शन इनटू है और वो 1 भी है, यानी हर नंबर दूसरे एक नंबर के साथ असाइन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे 1 इनटू। इस तरह 1 ऑन टू फंक्शन भी होता है। उसके बाद क्या है जी, 1 फंक्शन,
यानी हर एलिमेंट जो सेट पहले के अंदर आ रहा है उसको असाइन हो रहा है वो किसके साथ, वाई वाले या बी वाले सेट के साथ एक नंबर के साथ ही वो अटैच हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो 1 1 कहेंगे। आगे ग्राफ ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन कि अगर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है तो ये कैसे पता चलेगा कि वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या एवं ही बनाया हुआ ग्राफ है। तो इसको हम देखते हैं, इसके लिए हम एक तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। यानी ये देखें, ये ग्राफ है, ये सर्कल है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये ग्राफ जो है ये फंक्शन का ग्राफ है भी या नहीं है, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो वर्टिकल लाइन किसी फंक्शन को दो जगह पे, किसी फंक्शन के ग्राफ को दो जगह पे टच करके गुजर जाए तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसमें जो वर्टिकल लाइन है जो हमने ड्रॉ की थी, किसी भी जगह ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें तब भी दो जगहों पे टच कर गई, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ये हमारे पास फंक्शन था, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो एक ही जगह के ऊपर टच कर रही है, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। ये जो है हमारे पास ये भी फंक्शन का ग्राफ है, ये वर्टिकल लाइन एक जगह पे टच कर रही है, एक जगह पे टच कर रही है, तो ये भी फंक्शन का ग्राफ है। ये देखें, ये वाला जो था इसको हमने यहाँ से ड्रॉ कर लें या यहाँ से ड्रॉ कर लें या यहाँ से ड्रॉ कर लें, ये 2 पॉइंट्स पे टच कर लिए, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी टच कर सकती है, लेकिन एक से जितने भी ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करेगी तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ये फंक्शन का ग्राफ है चूँकि एक जगह पे टच कर रही है। तो वर्टिकल लाइन अगर किसी ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होता है, अदरवाइज वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। उसके बाद है जी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यानी इस तरह से जो लाइन क्रॉस करती है, ये वाली लाइन जो है ये किसी भी फंक्शन के ग्राफ को टच करे एक पॉइंट के ऊपर, तब वो फंक्शन 1 1 का ग्राफ होता है। A test used to determine if a function is 1 1 if a horizontal line intersect a function graph more than 1 then the function is not 1 1। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे टच करे, 1 पॉइंट पे टच करे, जहाँ से मर्जी लाइन को ड्रॉ करे, अगर वो एक जगह पे टच करे तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो 1 1 है। अब देखिए ये जो लाइन है ये 2 जगह पे टच कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह पे टच कर, लिहाजा ये 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू हो सकता है और नो डाउट ये ऑन टू होगा। ये फंक्शन देख लें, पहली बात है ये फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं, चूँकि हमने वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ की तो 2 जगहों पे टच कर रही है, तो ये फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है, तो लिहाजा 1 1 की तो हम बात ही नहीं करेंगे कि वेदर 1 1 है या नहीं है। ये फंक्शन का ग्राफ दे लें, इसकी में वर्टिकल लाइन जो है वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, लिहाजा ये फंक्शन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रा करें एक पॉइंट पे, यहाँ से ड्रा करें एक पॉइंट पे, यहाँ से ड्रा करें एक पॉइंट पे, तो ये 1 1 फंक्शन है। तो ये हमने टेक्निक देखी कि अगर हमें ग्राफ दिया हो तो हम उस ग्राफ को कैसे देखेंगे कि फंक्शन का ग्राफ चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 1 का ग्राफ चेक करने के लिए कि वेदर वो फंक्शन 1 1 का ग्राफ है या नहीं है तो कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। अब हम कुछ मजीद फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। पहले नंबर के ऊपर है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जिस तरह x² + y², ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल होना ज़रूरी होता है, तो पोलिनोमियल की ये डेफिनेशन है, p ऑफ x यानी पोलिनोमियल ऑफ x कब होगा, जब हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन के अंदर हो, तो उस एक्सप्रेशन को या उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे कि वो एक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल जो होता है ये एक फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन, ये अभी हमने बात की थी कि लीनियर फंक्शन से मुराद है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन से मुराद ये है कि आप जो नंबर इनपुट करें वही आपका आउटपुट आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। अगर आप इनपुट 2 करते हैं जवाब 2 आ जाए, इनपुट 3 करते हैं तो जवाब 3 आ जाए, इनपुट 4 करते हैं तो जवाब 4 आ जाए। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन से क्या मुराद है, आप इनपुट जो मर्जी करते रहे आपके पास जवाब एक ही निकले। मसलन अगर आप इनपुट 1 करते हैं तो जवाब 2 निकल आए, इनपुट 2 करते हैं जवाब फिर भी 2 निकल आए, इनपुट 3 करते हैं जवाब 3 निकल आए, इनपुट 4 करते हैं तो आपके पास 4 आंसर आ जाए। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने के बावजूद भी जो हमारा आउटपुट है वो चेंज ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है रैशनल फंक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है रैशनल यानी फ्रैक्शन के अंदर, तो ऐसा फंक्शन जो फ्रैक्शन के अंदर हो और ऊपर भी पोलिनोमियल और नीचे भी पोलिनोमियल, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन कहेंगे। आगे है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन है, कॉस है, हमारे पास टेन है, सीकेंट है, कॉसिकेंट है, कॉट है,
ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। अब ये याद रखें ये 1 1 है या नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे, 1 1 किस तरह से होते हैं या ऑन टू किस तरह से होते हैं। अब इसकी डोमेन आपने याद रखनी है, साइन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, यानी साइन में जो मर्ज़ी आप लिख दें उसका जवाब निकल आएगा, लेकिन रेंज रिस्ट्रिक्टेड है। साइन और कॉस की जो रेंज है वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान होती है, यानी मिनिमम वैल्यू -1 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। चाहे आप साइन में लाख पुट कर दें, 2 लाख पुट कर दें, 5 लाख पुट कर दें, जो मर्ज़ी इनपुट कर दें, आपका जवाब -1 और 1 के दरमियान रहेगा। 10 में याद रखें जो हमारी डोमेन है वो रियल नंबर होगी, यानी जो मर्ज़ी आप पुट कर दें टेंजेंट के अंदर, लेकिन याद रखें हमारी डोमेन के अंदर ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, यानी 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। यहाँ के ऊपर जाके 10 डिफ़ाइन नहीं होता, यानी π/2 पर 10 जो है वो डिफ़ाइन नहीं होगा। उसके बाद 3 π/2 पे 10 डिफ़ाइन नहीं होगा, लिहाजा ये चीज़ को क्या करेंगे, डोमेन से निकाल देंगे, क्योंकि इसके ऊपर उसका जवाब नहीं आते हैं। रेंज रियल नंबर होगी। इसके बाद कॉट देखें, कॉट होता है cos/sin, तो साइन n पाई के ऊपर डिफ़ाइन नहीं होता है, यानी कि कॉट की डोमेन के अंदर पाई नहीं आएगा, 2 पाई नहीं आएगा, 3 पाई नहीं आएगा, 4 पाई नहीं आएगा, 5 पाई नहीं आएगा। इसके अलावा जो मर्ज़ी डाल दें जवाब आ जाएगा और वो रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर में ही जवाब आएगा हमारा। उसके बाद सीकेंट है, सीकेंट क्या होता है, 1/cos होता है। कॉस हमें पता है डिफ़ाइन नहीं होता 2n+1 π/2 पे, यानी π/2 पे नहीं डिफ़ाइन होता, 3 π/2 पे डिफ़ाइन नहीं होता, 5 π/2 पे डिफ़ाइन नहीं होता। लिहाजा ये सारी वैल्यूज़ को जब डोमेन से निकाल देंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेंगी वो डोमेन की वैल्यूज़ होंगी, और उसके ऊपर जो जवाब हमारा आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो y > 1 होगा और y या <= -1 होगा, और यही जो जवाब है हमारा वो फॉल करेगा कॉट के लिए। सेम जवाब सीकेंट का जो है वो कॉसिकेंट के लिए फॉल करेगा, कॉसिकेंट के लिए फॉल करेगा। आगे है जी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुराद है वो फंक्शन जो पावर की सूरत में लिखा हो, जिस तरह e⁻x है, 2⁻x है, 3⁻x है एंड सो ऑन। उसके बाद है ये नया कॉन्सेप्ट है हाइपरबॉलिक फंक्शन का, आपने याद रखना है, साइन हाइपरबॉलिक x, इसको शाइन भी पढ़ते हैं, और याद रखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, साइन हाइपरबॉलिक x का फार्मूला है e⁻x - e⁻−x/2, और कॉस का हाइपरबॉलिक x या कॉश, इसका फार्मूला है e⁻x + e⁻−x/2। साइन ओवर कॉस करेंगे तो tan हाइपरबॉलिक x आ जाएगा, तो tan हाइपरबॉलिक x क्या बनेगा, e⁻x - e⁻−x/e⁻x + e⁻−x। सीकेंट हाइपरबॉलिक x क्या बनेगा, 2/e⁻x + e⁻−x, यानी हम किसे बदल देंगे, सीकेंट में कॉस को उलट कर देंगे, इस तरह कॉट में किसको उलट कर देंगे, tan को उलट कर देंगे। आगे हमारे पास है जी एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन से मुराद वो होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है y और x के अंदर, या 2 वेरिएबल्स में दिया हुआ है, तो आप y की टोटल वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें और x की टोटल वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें। अगर फंक्शन में ऐसा हो जाता है तो उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। किस तरह से, y इक्वल, यानी y टोटल अलग है, x² + 2x - 1 x अलग है, इस तरह y = x - 1 y अलग है और x अलग है, इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर ऐसा ना हो सके, y की वैल्यूज़ को x से अलग ना किया जा सके, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसा कि ये देखें, x² + xy + y² = 2। अब y को अलग नहीं किया जा सकता, y को एक साइड पे नहीं किया जा सकता, इसे हम क्या कहेंगे, इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद है जी पैरामीट्रिक इक्वेशन। याद रखें पैरामीटर जो होता है वो भी एक तरह का वेरिएबल ही होता है, वो वेरिएबल की तरह ही हम ट्रीट करते हैं, यानी पैरामीटर जो है वो वेरिएबल ही होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दी होती है, अब उसको वैसे तो सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन उसमें दर्ज कर देते हैं, यानी अगर कोई फंक्शन हमारे पास x और y में है तो उसकी 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी। अगर x, y और z में कोई फंक्शन है तो फिर उसकी 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी। यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन से मुराद वो इक्वेशंस हैं जिनको गिवन इक्वेशन में पुट करने से दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाए। इसको हम एक्सरसाइज में एप्लीकेशन के तौर पे देखेंगे। आगे है जी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। याद रखें ऐसा फंक्शन इवन कहलाता है जिसमें वेरिएबल को माइनस में अगर पुट करें
तो वो गिवन फंक्शन ही रहे, वो ना बदले, उसको हम कहेंगे कि वो फंक्शन इवन है। मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ आप एक्स की जगह क्या लगा दें, माइनस एक्स लगा दें, तो साफ जाहिर है जब आपने यहाँ एक्स को माइनस रखा तो इधर भी आप एक्स को माइनस में रखेंगे, तो माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा ये फंक्शन इवन कहलाएगा। ऑड फंक्शन से क्या मुराद होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ को पुट करें, तो आपका जो जवाब है वो माइनस टाइम्स आ जाए, यानी गिवन फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, वो वैसे का वैसे ही आए लेकिन उससे पहले माइनस आ जाए, उसे हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वो ऑड फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री की डेफिनेशन को देखा, फंक्शन की डेफिनेशन को चीदा चीदा हमने देखा, हाइपरबॉलिक फंक्शन जो नया था उसको हमने देखा, इवन और ऑड फंक्शंस को देखा, और वो सारी बेसिक डेफिनेशन को देखा जो हमें यूज़ करनी थी एक्सरसाइज 1.1 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके जहन में कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप कोई तजवीज़ देना चाहें तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच।